नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करते हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर कल पेश किया जाएगा हरियाणा का बजट। तो बजट को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से पहुंचा रहे हैं, जहां पर कल का वक्त जहां पर बजट पेश किया जाएगा। सीएम सैनी बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 बजे से शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। बजट से पहले मंत्रियों का बयान भी सामने आया है। प्रदेश को आगे ले जाने वाला ये बजट साबित हो सकता है। ऐसे में जो है कल पेश होगा हरियाणा का बजट, जहां पर सीएम सैनी बतौर मुख्यमंत्री पेश करेंगे बजट। बजट से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी और बजट से पहले मंत्रियों को भी बयान। प्रदेश को आगे ले जाने वाला बजट कहा है, जैसे कि आम आदमी को, आम लोगों को भी बजट से काफी उम्मीद जताई जा रही है। अभी आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार सीएम सैनी बजट को लेकर जो है सभी आला मंत्रियों से लेकर जो है बुद्धिजीवियों के साथ में चर्चा कर रहे थे, सलाह ले रहे थे कि किस तरीके का बजट होना चाहिए इस बार। और उसको लेकर जो है कल बजट पेश होगा सदन में 2 बजे से जो है इसकी विधानसभा की कार्यवाही जो है शुरू की जाएगी। और इस बजट से जो है काफी उम्मीद हरियाणा प्रदेश को। सीएम बतौर वित्त मंत्री जो है बजट पेश करेंगे। कल हरियाणा विधानसभा में पेश किया जाएगा प्रदेश का बजट, जहां पर जो है बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे सीएम सैनी। 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी और ऐसे में जो है बजट पर प्रदेश भर की जो आंखें हैं वो टिकी हुई हैं, क्योंकि दूसरी बार शपथ लेने के बाद में सीएम नायब सीएम सैनी पहली बार जो है बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री के तौर पर। ये है कि हम हर घर में बजट सत्र के दौरान 17 मार्च को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बजट पेश करेंगे। और आपको बता दें कि वहीं बजट से भिवानी के व्यापारियों व आमजन को खासी उम्मीदें बनी हुई हैं। उन्होंने उम्मीद है कि 17 मार्च को पेश होने वाला बजट उनके लिए राहत भरा साबित होगा। बजट में हर वर्ग के लिए कल्याणकारी घोषणाएं होंगी और साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बजट में विशेष छूट देने की भी मांग उठाई है। व्यापारियों ने जीएसटी में छूट तो युवाओं ने स्थायी रोजगार की मांग की है। जैसे कि आपको पता ही है कि बजट आ रहा है। मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट को बोलना बजट के कि प्लीज हमारे जो हाउस वाइफ है उन पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। बिकॉज हमारे जो किचन्स में जितनी भी सामग्री यूज होती है सबके दाम बहुत बढ़ गए और हमारे किचन का बजट एकदम हिल गया है, मीन्स बहुत ऊपर चला गया है। जो ये देते थे पहले हमें मंथली, उसमें तो हम बचा भी लेते थे पहले कुछ पैसे अपने खुद के लिए। अब तो हमें खुद के जो बचे हुए पैसे वो भी लगाने पड़ते हैं घर खर्च के लिए। सो प्लीज गवर्नमेंट को मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे गृहिणियों पे थोड़ा ध्यान दे और हमारे जो किचन का जो खर्चा है वो उस पर थोड़ा, सामान जो भी यूज होता है उस पर थोड़ा ध्यान देके बजट में उस पर कम रखे। बजट देखो कोई एक थोड़ा है, कितने बजट आ लिए। मैं तो ये उम्मीद करूं कि आम आदमी को क्या मिलने जा रहा है। आम आदमी कितना परेशान है। आप पत्रकार हैं, गली गली घूमते हो, मतलब जो सरकार वादे करती है वो कोई सरकार है, सरकार आनी जानी चीज है, लेकिन जो वादे करती है उनके ऊपर पूरा उतरना चाहिए। अब दिल्ली में सरकार बनी है, 2100 रुपये कहा था। अपना हरियाणा में सरकार बनी है, लेडीजों को 2100 रुपये कह रखा है। अब एक तो इसमें क्लियरिटी नहीं है कि वो 2100 रुपये चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई मध्यम वर्ग है, क्या सभी लेडीज को दिया जाएगा। इसको क्लियर, अखबार में क्लियर आनी चाहिए, क्लियर कट। जो भी वित्त मंत्री है, जो भी सीएम साहब हमारे, जो भी हमारे स्थानीय नेता हैं, वो इस बारे बताएं जनता को। हम अपेक्षा करती है सरकार अब की और बजट के अंदर सबसे पहले व्यापारियों के लिए एक अलग से फायर ब्रिगेड का इंतजाम करे, क्योंकि भिवानी में पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं जिससे व्यापारी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो हमारी सबसे पहले कई बार मांग भी रही है और हम चाहते हैं इस बजट के अंदर सरकार कम से कम 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इंडस्ट्री एरिया भिवानी के अंदर स्थापित करे, जिससे भविष्य में हमें इस तरह की दुर्घटनाओं से बचाव हो सके। उसके अलावा आज व्यापारी के लिए एक अलग से एक टास्क फोर्स बनाई जाए, जिससे व्यापारी को किसी तरह की कोई भी चोरी डकैती या कोई हमला होता है उसके बारे में कोई दिक्कत आती है, उस टास्क फोर्स को तुरंत प्रभाव से उस पर एक्शन करे
और एक्शन कर उस अपराध को, जघन्य अपराध को या सामान्य अपराध को पकड़कर और पकड़े और व्यापारी की समस्या का समाधान करे। हरियाणा का जो अब बजट आने वाला है उसके अंदर हरियाणा सरकार को मध्यम वर्ग को ये देख करके उनकी महंगाई है जो आजकल उस पर भी कंट्रोल करना चाहिए। बाकी जो समाज में जैसे SC ST वर्ग के जो छात्र छात्राएं इनको वजीफा मिलता था, लगभग या तो मिलता है, नहीं मिलता है तो बहुत लेट मिलता है। और ऐसी बच्चों को पहले सरकार किताब खरीदने के लिए लोन देती थी हर वर्ष, अब वो बिल्कुल बंद कर दिया। इसको पुनः चालू किया जाए ताकि बच्चा एडमिशन लेने के बाद अपना पाठ्यक्रम की किताबें खरीद सके और पढ़ाई को जारी रख सके। देखो जी, बजट में बहुत सी उम्मीदें होती हैं आम आदमी को। हम तो जैसे सीनियर सिटीजन हैं भाई, सीनियर सिटीजन को भी कुछ सुविधा मिलनी चाहिए। और जैसे बस पास में भी बताते हैं भाई 1000 किलोमीटर तक का कुछ वो है, अगर इसको और दायरा बढ़ा दिया जाए तो अच्छा है। और ये भिवानी में खास तौर से मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इसमें इसको चालू किया जाए ताकि इसमें सुविधाएं हों, जो कमी है उनको दूर किया जाए। और SC ST के बच्चों के लिए जो वजीफे की सुविधा थी, सुनने में आया है कि लगभग बंद हो गया है वो। उधर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा में 3 दिवसीय दिव्य गीता सत्संग का शुभारंभ किया। और हम बता दें आपको कि मुख्यमंत्री ने गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद को सम्मानित किया है। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद ने मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट किया और मुख्यमंत्री ने दिव्य गीता सत्संग के लिए 21 लाख रुपए की अनुदान राशि दी। और लाडवा में जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि दुनिया के मार्गदर्शक बनने के लिए प्रत्येक मनुष्य को पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेशों को अपने जीवन में धारण करना होगा। इन उपदेशों के माध्यम से ही विश्व को एक मंच पर लाया जा सकता है, क्योंकि इन उपदेशों में ही पूरे विश्व की चिंता, भय, आतंकवाद, तनाव सहित तमाम समस्याओं का समाधान निहित है। इतना ही नहीं, विश्व की तमाम चुनौतियों का सामना करने के लिए इस दिव्य ग्रंथ से ज्ञान और कर्म करने का संदेश मिलता है। बजट तो मैंने 17 तारीख को पेश करना है। वो तो हमारे जो विपक्षी लोग थे उनके सवालों का जवाब मैं दे रहा था, और एक एक व्यक्ति ने क्या क्या किसने बोला है, हर व्यक्ति का जवाब मैं दे रहा था। इसने ये शब्द बोले हैं, इसका ये उत्तर है। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला, मैंने उन लोगों के क्वेश्चनों का उत्तर दिया है, परंतु विपक्ष उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। अपनी बात तो कहता है, उनकी बात मैंने सुनी है, परंतु मेरी बात सुनी नहीं, भाज गए। देख रहे हैं हरियाणा के लोग, ये भाज गए तो। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 56वीं बैठक की अध्यक्षता की। आपको बता दें कि बैठक में सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी ने भी जो है उपस्थित रही। और आपको बता दें कि सीएम सैनी ने आगामी मानसून के मौसम में राज्य में जलभराव रोकने के लिए सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्रों में नालों की सफाई और नहरों की डिसलिटिंग करवाना सुनिश्चित करें। और इसके अलावा उपायुक्त बाढ़ नियंत्रण के लिए चल रही परियोजनाओं की निरंतर समीक्षा करें और समयबद्ध तरीके से उन परियोजनाओं को पूरा करवाना सुनिश्चित करें। यदि किसी परियोजना में कोई कमी पाई जाती है या परियोजना में किसी प्रकार की देरी होती है तो उपायुक्त संबंधित अधिकारियों की जिम्मेवारी तय करते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई करें। उधर नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल ने सीएम नायब सिंह सैनी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हिसार एयरपोर्ट की परियोजना को अब सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और जल्द ही हिसार में विमान सेवा का शुभारंभ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हिसार एयरपोर्ट से अयोध्या, जम्मू, जयपुर, दिल्ली और अहमदाबाद के लिए उड़ानें शुरू की जाएंगी। नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि राज्य सरकार 503 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक पैसेंजर टर्मिनल का निर्माण कर रही है। और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। तो
मैं मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि अनेकों सालों से ये जो पेंडेंसी थी सब पूरी होने का काम हुआ और महाराजा अग्रसेन हिसार एयरपोर्ट को लाइसेंस मिल गया है और आने वाले दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी जो समय लेंगे और यहाँ से उड़ाने, नियमित उड़ाने, चाहे अयोध्या के लिए हों, चाहे लखनऊ के लिए हों, चाहे मुंबई के लिए और अनेकों जगह पर उड़ाने यहाँ से शुरू हो जाएंगी। इसी के साथ साथ एक एविएशन हब बनने का काम, एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने का काम यहाँ पर शुरू हो जाएगा और आने वाले दिनों में हिसार एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब कहलाएगा। हरियाणा के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य मंत्री रणवीर गंगवा पत्रकार सम्मेलन में शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि सरकारी कार्य में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखें। यदि किसी स्तर पर सड़क निर्माण या अन्य कार्यों में लापरवाही पाई गई तो न केवल अधिकारियों पर कार्रवाई होगी बल्कि संबंधित एजेंसियों पर भी कार्रवाई निश्चित है। उन्होंने कहा कि समय समय पर निर्माण कार्यों की चेकिंग होती है ताकि जनता के पैसों का सही जगह पर सही समय पर सदुपयोग करवाया जा सके। इसके साथ ही गंगवा ने कहा कि बीजेपी संगठन को बारीकी से मजबूत करके कार्यकर्ताओं का सम्मान करने वाली पार्टी है। इसको देखते हुए संगठनिक प्रक्रिया जारी है। हिसार बड़ा जिला है और इसमें 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसे देखते हुए पार्टी ने हिसार जिले को 2 भागों में बांटकर 2 जिला अध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया है। सबसे बड़ा जिला है, 7 विधानसभा इसके अंदर है और इसलिए उसको थोड़ा और संगठन की दृष्टि से ताकि प्रभावी तरीके से कार्य हो सके, इसलिए छोटा करते हुए अभी बरवाड़ा, हांसी और नारनौंद इसका संगठन की दृष्टि से अलग जिला होगा ये और 4 विधानसभाओं का हिसार, नलवा, आदमपुर, हिसार और उकलाना, ये 4 विधानसभाएं हिसार जिले के अंदर रहेगी। इसका जिला अध्यक्ष और कार्यकारिणी अलग से बनेगी और उसकी प्रक्रिया आज से ही शुरू कर रहे हैं कि अभी कार्यकर्ताओं से या जो इच्छुक है बनने के, उनके आज से विधिवत रूप से हमारे पर्यवेक्षक भी यहाँ आ रहे हैं, सीमा तिरखा जी और सुनीता डांगी जी, वो आ रही हैं और विचार विमर्श करके। उधर फरीदाबाद में होली के दिन सभी लोग धूमधाम से होली का त्योहार मना रहे थे। वहीं कुछ शराबियों ने एक युवक को शराब के नशे में पीट कर मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में मृतक के भाई सत्येंद्र ने बताया कि संजय कॉलोनी 33 फीट रोड गली नंबर 40 में कुछ पड़ोसी आपस में झगड़ा कर रहे थे, जिनका बीच बचाव करने के लिए पड़ोसी सूरज, जो 22 साल का था, उस झगड़े को छुड़ाने के लिए गया था, लेकिन उन बदमाशों ने उसी पर लात घूसे से हमला कर दिया, जिसके चलते जो है उसे काफी गंभीर चोटें आईं, जिसे आनन फानन में फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि वहीं इस मामले में संजय कॉलोनी चौकी इंचार्ज विजेंद्र ने बताया कि मृतक सूरज ने शराब पी हुई थी और उसके पड़ोसी शराब पी रहे थे। सूरज उन लोगों के पास जो है शराब पीने के लिए गया था, लेकिन वहां पर किसी बात को लेकर सूरज का उनसे विवाद हो गया और बात मारपीट पर उतार हो गई और जिसके चलते जो है शराब पी रहे कुछ युवकों ने इसके साथ मारपीट कर दी। इस मारपीट में सूरज को कोई जो है ऐसी गंभीर चोट आई। वो हम कल होली खेलने गया था और ये जो 6-7 लड़के थे दारू पी रहे थे वहाँ पे और मैं क्या चलो खेल लेते हैं होली, और वो क्या किए मतलब मारने लगे। किस बात के ऊपर? पता नहीं, ऐसे ही मतलब क्या हुई थी क्या नहीं थी, सब मारने लगे। फिर मैं बाहर निकला तो मेरी मम्मी आई, फिर सूरज भी आए और मुझे हटा के और उनको लेटा मतलब मारने लगे। सब लातम लात मारे थे। कितने लोग थे जो मारपीट? यही 4-6-7 लोग थे। सर मेरा भाई घर पे बैठा हुआ था, वो वहाँ हमारे घर के सामने एक घर है, विकास गार्डन है, वहाँ पे गया था। वहाँ पे गया तो वहाँ पे कम से कम 15-20 बंदे थे जो वहाँ पे पहले बातचीत चल रही थी, फिर एकदम से उसको मारने लगे। इतनी देर में हम गए तो वहाँ पे देखा गया कि जितने भीड़ इकट्ठी थी वहाँ से कुछ बंदे वहाँ से निकल के भगे, कुछ बंदे गार्डन की तरफ भगे
फिर उसके थोड़ी देर बाद हमने पुलिस कंप्लेंट करी, हम उसे बीके लेके आए तो बीके में उसे मृत्यु घोषित कर दिया गया। उसके बाद हमने गार्डन में जाने के बाद सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मांगी तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारे कैमरे बंद हैं। पूरा मामला ये था जी, ये लड़का अपने घर बैठा हुआ था, तो इसका कुछ साथी था, वो वहां से लड़ाई झगड़ा करके आ रहा था। इसने पूछा कि क्या बात हो गई, तो ये वहां चला गया बच्चे के बीच बचाव के लिए। बस बीच बचाव करने गया था? हाँ जी, हाँ जी, और इसका कोई झगड़ा नहीं था। कितने युवकों ने हमला किया था? कम से कम 20 आदमी थे। 20 और औरतें भी थी। औरतें भी थी। मतलब बीच बचाव करने गया युवक का, 22 साल का युवक, और उनको छोड़ दिया, उसको झगड़े का शिकार हो जाता। हाँ, उसको जो छोड़ दिया जिससे झगड़ा हो रहा था, जिसको मारा। ये संजय कॉलोनी रहा है जी, गली नंबर 43। कितनी उम्र थी लड़के की? करीब 22 साल। 22 साल का लड़के को पीट के मार दिया जाता है। कहते बीच बचाव करने गया था, ऐसी कोई सूचना थी? को बोली जैसे हमारा पिट्टी हो रही थी, सर आदमी ने क्या पता कैसे क्या बात हो रही, वो छोटे फोटो लगे ना, उसमें पता लगा क्या वो कोई हथियार भी थे उनके पास? ऐसे भी नहीं। तो क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है इस प्रकरण को लेकर? मुकदमा दर्ज कर दिया। मतलब देखो जो कोर्ट में जैसी कार्रवाई कहते कुछ 4 व्यक्ति गिरफ्तार। उधर पुंडरी में सलामत स्वीट पर फायरिंग मामले का मुख्य आरोपी अनूप उर्फ फैजल की सुबह 2 बजे राजौंद में जींद मार्ग पर हुए मुठभेड़ में आरोपी की मौत हो गई। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि मुख्य आरोपी अनूप उर्फ फैजल राजौंद में है, तो पुलिस ने कार्रवाई के लिए टीम भेजकर आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, जिस पर आरोपी अनूप ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए उस पर फायरिंग की, जिससे कि 3 गोलियां लगने पर अस्पताल ले जाते वक्त जो है रास्ते में उसकी मौत हो गई। दिनों पहले पुंडरी में एक एक्सटॉर्शन कॉल थी कहीं से बाहर से। लोकल एक आदमी था जो विदेश गया हुआ है, और वो एक्सटॉर्शन कॉल्स में वो था, उसमें उसने किसी एक दुकानदार को उसने धमकी दी थी, पैसे मांगे थे। तो उसके अंदर हमारे सामने कुछ इनपुट्स आए थे, तो उसमें 1-2 लोगों के नाम आए थे, और आगे तफ्तीश में पता लगा कि 4 लोग थे, जो मौका पर भी हमने जैसे पता चला इन्वेस्टिगेशन में। तो अब आज हमारे को सुबह इन्फॉर्मेशन थी जो मेन एक्यूज्ड है और जो मेन शूटर है और जो मेन एड है उसका, वो यहाँ पे कहीं पर उसकी मौजूदगी पता लगी। किसी ने हमें इन्फॉर्म किया, कंट्रोल में फोन आया कि ऐसा करके हमने जो देखा इस आदमी को, और जैसे ही पता लगा तो हमने सारा अपना नेटवर्क जो है एक्टिवेट करके हमारी जो स्पेशल टीम्स हैं, टास्क टीम्स हैं, उनको। उधर रादौर इंद्री सीमा पर देर रात आवर्धन नहर में एक कार डूब गई, जिससे उसमें जो है सवार रादौर के गांव सडूरा के रहने वाले 2 व्यक्तियों की डूबने से मौत हो गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और जबकि उसको जो है एक शव को बाहर निकाला है। आपको बता दें कि कार व दूसरे व्यक्ति की तलाश लगातार जारी है। गांव सडूरा निवासी गुरमीत सिंह ने बताया कि पुल तंग होने के कारण जो है यह हादसा हुआ है, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। थाना प्रभारी विपिन कुमार का कहना है कि एक व्यक्ति का शव मिल गया है, जबकि गाड़ी और दूसरे व्यक्ति की तलाश में जो है गोताखोर बुलाए गए हैं। ये एकदम से अचानक से मोड़ है, इसमें से नहर में गाड़ी गिर गया, अनबैलेंस हो गई। इसमें एक की तो डेड बॉडी मिल चुकी है, एक की तलाश जारी है। क्या नाम है जिसकी डेड बॉडी मिली? संदीप नाम सडोरा जी। अच्छा, दूसरे की जांच चल रही है? हाँ, उसकी जांच पार्टी भी नहीं मिली अभी, और एक जांच करी है, कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, जल्दी पकड़ेंगे। गोताखोर की दलबीर और संदीप यहाँ पर एक रिश्तेदार को छोड़ने आए थे धनौरा गांव। धनौरा से छोड़कर जैसे ही वापस जा रहे थे तो उनके साथ ये मिसहैपनिंग होगी। जो उनकी गाड़ी पुल का थोड़ा टेढ़ा होने की वजह से पुल पर जाने की बजाय वो नहर में चली गई, और नहर में जाने पर वो वहीं पे डूब के बच्चे दोनों बाहर नहीं निकल पाए। दोनों की लगभग उम्र 45-50 के लगभग है। मेन कारण ये पुल है जो ये दुर्घटना हुई है, इसमें मेन कारण इरिगेशन का ही बना है, जिससे ये पुल बहुत छोटा और रात को अंधेरे होने की वजह से शायद उनको पुल दिखाई नहीं दिया और साइड से वो गाड़ी नहर में उतर गई। क्योंकि नहर में जैसे ही गाड़ी गई वहां पे ना तो कोई लहरन लगे हुआ था, ना ही कोई दीवार करी हुई है। खबर घोगामेडी से है, जहां पर घोगामेडी में गंगानगर दिल्ली मार्ग पर स्थित रेल फाटक तकनीकी खराबी के कारण रेलगाड़ी गुजरने के बाद भी 20 से 25 मिनट तक बंद रहा। बता दें कि घोगामेडी रेलवे फाटक रामेश्वरम
हम सफर सुपरफास्ट रेलगाड़ी गुजरने के बाद भी रेलवे फाटक करीब 20 मिनट से ज्यादा देर तक जो है बंद रहा, जिसके कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। वाहन चालकों और यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। उधर जुलाना के बुआना गांव के कुछ युवकों द्वारा दिन में ही हुई कहासुनी को लेकर जो है दर्जन भर युवक हाथों में लाठी डंडे, फरसे और हथियार लेकर पहुंचे। गांव में एक परिवार पर किया हमला और हवाई फायरिंग की। आपको बता दें कि गांव में फैली दहशत। थाना प्रभारी ने बताया कि रात को फोन पर सूचना मिली थी कि बुआना गांव में एक परिवार पर हमला हुआ है और हवाई फायरिंग की गई है। जुलाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालत का जायजा लिया गया और आपको बता दें कि घायलों को अस्पताल में भिजवाया और पुलिस द्वारा मामले की छानबीन की जा रही है। हाँ, कल शाम को 7:40 पर सूचना मिली थी कि गांव बुआन में झगड़ा हो गया और वहां गोली चली है। उस पर मौके पर मैं भी पहुंचा हूं। मैं स्टाफ साथ पहुंचकर मौके पर जायजा लिया। वहां फायरिंग की गई। लोगों ने चोटें मारी, से चोटें मारी। 3 इसमें इंजर्ड है। ओम प्रकाश लड़का, संजय और अजय, इनके चोटें लगी है। ओम प्रकाश के ज्यादा चोटें सिर में गंडासी लगी हुई है। उनको एडमिट करा दिया गया है और मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। तो सर क्या लगता है, कोई रंजिश का मामला? रंजिश कोई आपसे दिन में उनकी आकाश में हुई थी कहीं गाँव। खबर भिवानी से है, जहां पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की प्रतिमा के अपमान और वीडियो वायरल पर बवाल मच गया है। जिला के गांव धनाना में कुछ युवकों ने प्रतिमा के ऊपर चढ़कर रील बनाई और रील में एक युवक प्रतिमा के कंधे पर चढ़कर जो है नाच रहा है। इसमें से एक युवक की वीडियो भी बना रहा था। आपको बता दें कि इस रील के बैकग्राउंड में हरियाणवी गाना लगाया गया है और इस घटना पर नाराजगी जताते हुए भिवानी इकाई के जेजेपी पदाधिकारियों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाकर युवकों पर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि इस घटना का वीडियो सामने आते ही चौटाला परिवार नाराज हो गया है। चौधरी देवीलाल के पड़पोते जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने सिरसा के एसपी को शिकायत देकर कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि दिग्विजय ने कहा कि आने वाले समय में पंचायत कर इस पर फैसला किया जाएगा। धनाना गांव की घटना है ये, और धनाना गांव के ये शरारती तत्वों से, और जैसा कि सांगवान साहब ने बताया एसपी साहब को कंप्लेंट दे दी और अब व्यक्तिगत रूप से शिकायत देने अखाड़े में पहुंचे हैं। बहुत ही घृणित कार्य न कि चौधरी देवीलाल पूर्व प्रधानमंत्री थे, बल्कि स्वतंत्रता सेनानी भी, और बहुत से लोगों की भावनाएं उनके साथ जुड़ी हैं। तो बहुत लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे असामाजिक तत्वों को कड़ी से कड़ी सख्त सजा दी जाए। और सामाजिक तौर पर भी, जैसे कि सुन रहे हैं, धराना गांव में अभी पंचायत होने जा रही है, सामाजिक तौर पर भी लोग कोई न कोई सामूहिक निर्णय लेकर के ऐसे लोगों को दंडित करने का काम करें। तो मैं सोशल मीडिया देख रहा था, मेरे सामने एक वीडियो आया जिसमें 2-3 युवक चौधरी देवीलाल की जो स्टैचू लगाया हुआ था उसके ऊपर चढ़कर और डांस कर रहे थे और वीडियो बना रहे थे। तो ये देखकर मैं बड़ा आहत हुआ। और जो चौधरी देवीलाल एक राष्ट्रीय नेता थे, देश के उप प्रधानमंत्री रहे, किसान, कमेरे, मजदूर, छोटे व्यापारी सबके हितैषी थे। लाखों करोड़ों उनके चाहने वाले हैं देश में। और चाहे कोई पार्टी हो और कोई लोग हो, कोई वर्ग हो, तो सब उनका भारी सम्मान करते हैं। मैं राजू मेहरा, जननायक जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, और मैं शेड्यूल कास्ट समाजवादी प्रोजेक्ट करता हूँ। ये घटना हुई है धनाना गाँव में, इसको देखकर दिल आहत हुआ है। महापुरुष सबके हैं जिन्होंने हरियाणा का निर्माण किया, हरियाणा की छत्तीस बिरादरी के लिए योजनाएं बनाई। उनकी प्रतिमा के ऊपर चढ़ करके और इस तरीके से घिनौनी हरकत करना ये अशोभनीय है। हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं जल्द से जल्द इन शरारती तत्वों को जो है गिरफ्तार किया जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए इनके खिलाफ। और भविष्य के अंदर जननायक चौधरी देवीलाल जैसे और जो हमारे महापुरुष हैं
लाला लाजपत राय है, राव तुलाराम जी है, शहीद मदन मोहन भिगड़ा जी है, या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है। मैं सभी जो महापुरुष हुए छत्तीसगढ़ के, कोई भी साथी, कोई भी जो है व्यक्ति विशेष किसी भी महापुरुष की प्रतिमा का अपमान ना कर पाए। आज जेजेपी पार्टी के कुछ पदाधिकारी और कुछ एडवोकेट साथी आए थे जिन्होंने कंप्लेंट मूव ऑन करी, जिसमें बताया कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा गांव धराना में ताऊ देवीलाल जी की मूर्ति के ऊपर चढ़कर डांस करके कुछ अपमानजनक चीजें पोस्ट अपने यूट्यूब फेसबुक पर पोस्ट की गई हैं, जिसके संबंध में कार्रवाई हेतु शिकायत अभी हमें दी गई है, जिसके ऊपर नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। गांव धराना की घटना है तो विशेषतः भाविता की गांव धराना से होंगे, लेकिन अभी बाय नेम शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। वो इन्वेस्टिगेशन जो नाम सामने आएगा उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या